ठीक है। अब देखो नंबर फैमिलीज क्या है। नंबर फैमिलीज बेसिकली ऐसा समझ लो कि नंबर को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब वो कैटेगरीज क्या है उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली और सबसे बड़ी मेजर कैटेगरी वो होती है रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में आपकी दो चीजें आती हैं। पहली आती है रैशनल नंबर और सेकंड चीज आती है इरेशनल नंबर। यानी अगर मैं इसको एक सेंटेंस में पुट करने की कोशिश करूं तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये रैशनल और इरेशनल में फर्क क्या है? इसको मैंने अपने टाइम पे किस तरह याद किया था। रैशनल जो है वो फ्रैक्शनल से राइम करता है। तो जो चीज फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती हो, ठीक है, जो चीज खुद फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती हो, वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। और इरेशनल नंबर इसका ऑपोजिट है। वो क्या है कि ना तो वो फ्रैक्शन हो और ना वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट की जा सकती हो। अच्छा देखो अभी जो है ना, मैं सिर्फ इसकी इंट्रो दे रहा हूँ। आगे हम ये नंबर फैमिलीज का चैप्टर वापस से पढ़ेंगे जिसमें हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारे लिए डेफिनेशन काफी है कि रैशनल नंबर क्या है जो या तो फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स क्या है जो ना तो फ्रैक्शन है और ना ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थी हमारी ब्रॉड कैटेगरी। रियल नंबर सबसे बड़ी वो है हमारी कैटेगरी। और रियल नंबर में दो चीजें आती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आगे आ जाओ, वो है NWI। अच्छा, ये NWI कोई कोर्स से निकला हुआ नाम नहीं है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये मैंने बनाया है अपनी आसानी के लिए। अब देखो इससे आसानी कैसे है, पहले तो ये समझ लो NWI है क्या। N से नेचुरल नंबर्स, W से होल नंबर्स, I से इंटीजर्स। इन तीनों में फर्क क्या है, वो फर्क को हम समझेंगे नंबर लाइन से। देखो नंबर लाइन में अगर लेट्स से मैं यहां से लेके यहां तक हाईलाइट करूं, मैंने कहां से कहां तक हाईलाइट किया, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो ये मैंने कौन से नंबर हाईलाइट किए, ये मैंने हाईलाइट किए पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कौन से नंबर्स किए, ये मैंने हाईलाइट किए हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। अच्छा नेचुरल नंबर से, अच्छा इसको एक काम करते हैं कि स्टिक फिगर बना लेते हैं। ये हमारी स्टिक फिगर है और स्टिक फिगर में राइट से लेफ्ट में मूव करना है। तो ठीक है, जब वो राइट से लेफ्ट पे आया होगा तो सबसे पहले उसके पास पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला नेचुरल। अच्छा नेचुरल नंबर से यहाँ पे भी एक स्टिक फिगर बना लेते हैं। अगर नेचुरल नंबर से एक स्टेप में नीचे आऊं, ठीक है, नेचुरल स्टेप नंबर से एक स्टेप अगर मैं नीचे आऊं तो क्या आ जाता है मेरा, होल नंबर। अच्छा अगर यहां से एक स्टेप नीचे आ रहा हूं ना, तो स्टिक फिगर को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे यहाँ पे। तो अब हमारे कौन से नंबर है, अब हमारे आया 0 और पॉजिटिव नंबर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स जो हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स और 0। अच्छा ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि 0 को कुछ बच्चे पॉजिटिव बोल देते हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव बोल देते हैं। लेकिन 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, 0 सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, किसके बीच में, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में सिर्फ एक प्लेस होल्ड करता है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो सबसे पहली चीज हमारी स्टिक फिगर थी, लेफ्ट से वॉक करना शुरू हुई, सबसे पहले यहाँ पे रुकी, जो कि हमारे सारे थे पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर से अगर हमारी स्टिक फिगर एक पॉइंट नीचे आएगी तो होल नंबर आ जाएंगे। वहां से अगर एक स्टेप नीचे आ रही है ना, तो यहाँ से एक स्टेप पीछे ले गए हम, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0। तो होल नंबर्स क्या है, 0 एंड द पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह अगर स्टिक फिगर को हम और नीचे ले आए, अब होल नंबर से भी स्टिक फिगर नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स। अच्छा अगर हम वहां से नीचे ना आए तो यहाँ से स्टिक फिगर को एक पॉइंट पीछे भी मूव करेंगे। अब जब यहाँ पे एक पॉइंट नीचे मूव किया, सॉरी एक पॉइंट पीछे मूव किया, तो हमारे शुरू हो गए नेगेटिव नंबर्स।
यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं, हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं ना, वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, तीन चीजें हो गई। नेचुरल नंबर्स क्या है? सिर्फ पॉजिटिव। होल नंबर्स क्या है? जीरो एंड पॉजिटिव। और इंटीजर क्या है? जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, ये चीज हो गई। अच्छा, सेकेंड चीज, जो नंबर हमारा नेचुरल है ना, वो नंबर हमारा होल भी है, वो नंबर हमारा इंटीजर भी है। क्या मतलब है? देखो, नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन होल नंबर भी तो पॉजिटिव है, इसी तरह इंटीजर भी तो पॉजिटिव है। तो इसको हम ये बोलते हैं कि जो नंबर नेचुरल होगा ना, वो ऑटोमेटिकली होल भी होगा और वो ऑटोमेटिकली इंटीजर भी होगा। अच्छा, ये कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आती जब मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या होती है? देखो, इसको ऐसे समझो कि नेचुरल नंबर जो है ना, वो हम लोग हैं। अब हम लोग कहाँ रह रहे हैं? लेट से मैं कराची में रह रहा हूँ, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं कराची में रह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन कराची कहाँ पे आता है? कराची पाकिस्तान में आता है, या बोलो कराची सिंध में आता है। तो ये सिंध में भी है। तो अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं ये भी बोलूंगा कि मैं कराची में भी रहता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं सिंध में रहता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, या अगर बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में चले जाए, मैं बोल सकता हूँ मैं दुनिया में रह सकता हूँ। ठीक है। तो ये वैसी एग्जाम्पल है। आप कराची के भी हो, आप सिंध के भी हो, आप पाकिस्तान के भी हो। इसी तरह अगर हम कास्ट में बात करें, तो लेट्स से एक बंदा कोई पठान है, तो एक बंदा अगर पठान है, तो वो ऐसा नहीं कि पठान है तो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी भी है। ठीक है। और पाकिस्तानी के ऊपर वो एक इंसान भी है। तो ये इसी तरह की एग्जांपल होती है। जो नंबर नेचुरल है वो होल भी होंगे, वो इंटीजर भी होंगे। सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होता है, द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज वन। यानी अगर मैं कभी भी एक सवाल पूछूंगी पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, तो पहला नेचुरल नंबर वन है। अच्छा, अगर मैं पूछूं पहला होल नंबर कौन सा है, तो पहला होल नंबर होता है जीरो। उसके बाद फिर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। जैसे नेचुरल नंबर जो थे, वो होल नंबर भी थे, वो इंटीजर्स भी थे, इसी तरह होल नंबर भी होता है। होल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी होता है। अच्छा, होल नंबर नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि फिर हम जीरो की बात ना करें। क्योंकि अगर जीरो की बात करें ना, तो जीरो जो है वो नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो होल में या इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। तो होल नंबर जो है, उनको नेचुरल भी बोल सकते हो, बस शर्त ये है कि वो जीरो ना हो, और उनको इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमारे आते हैं इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर का मैं पहला नंबर नहीं बता सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला नंबर हमारे टेक्निकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिट तक नंबर जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिट तक नंबर जा रहे हैं। लेकिन मिडिल नंबर इंटीजर्स का जरूर बता सकते हैं, और वो होता है जीरो। ठीक है। तो ये बात थी NWI की। इसको इस तरह याद करोगे ना, बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये NWI की जो चीजें हैं ना, ये आपकी सेट्स के चैप्टर में बड़ी यूज होती है। और वहां पे अगर आपको नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर का फर्क नहीं पता होगा, तो फिर काफी मसला होता है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है। ये बात हो गई NWI की। NWI में से कोई भी नंबर हो, अभी के लिए याद कर लो, सिर्फ अभी के लिए, बाद में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा जब हम चैप्टर पे चलेंगे। NWI कोई भी नंबर हो, वो हमेशा रैशनल होता है। ठीक है। इसको मैं बाद में जाके मेन चैप्टर पे जब आऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। आगे आ सेकेंड फैमिली है हमारी OE नंबर्स। देखो, OE नंबर बड़े आसान है। O से ऑड, E से इवन नंबर। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स क्या हैं? मैंने एक गलती की हुई है, मैं एक मिनट इसको जरा सही कर लूं, फिर मैं समझा रहा हूँ। चलो, इवन नंबर्स, अभी अभी हम मल्टीपल्स का चैप्टर पढ़ के आए। मल्टीपल्स क्या होता है? टेबल। तो इवन नंबर क्या है? टू के मल्टीपल्स, यानी टू, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि, अच्छा मुझे तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी फिजिकल क्लास में पूछता हूँ ना बच्चों से कि मुझे पहला इवन नंबर बताओ, तो मुझे 50% से ज्यादा बच्चे बताते हैं टू, कि पहला इवन नंबर हमारा टू है। लेकिन ये बात टोटली गलत है। क्योंकि देखो, इवन नंबर सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ टू नहीं है। इवन नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, यानी जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट एंड सो ऑन। तो पहला इवन नंबर हमेशा क्या होगा? जीरो। एक मिनट। जीरो,
2 4 6 8 एंड सो ऑन। हम ऑड नंबर्स की अगर बात करें, ऑड नंबर्स को देखो दो तरीकों से लोग बुलाते हैं। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि ऑड नंबर्स वो हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ये बात भी ठीक है। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि इवन नंबर का ऑपोजिट है, ये बात भी ठीक है। जैसे अब इवन नंबर 0 2 4 6 8 था, तो ऑड नंबर वो नंबर है जो कि इसमें नहीं आए। तो वो कौन कौन से थे? वो 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 नहीं आया, 7 नहीं आया एंड 9 नहीं आया एंड सो। ठीक है, तो ये ऑड एंड इवन नंबर से इनकी भी डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए, बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, स्पेशली फ्रैक्शन की डिवीजन में बहुत काम आते हैं ये, आपके सेट्स के चैप्टर में बहुत काम आते हैं, बहुत जगहों पे काम में आते हैं, तो इनकी डिस्टिंक्शन लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा, ऑड एंड इवन नंबर्स तो हो गए, बस तुम लोगों को जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हुए ना 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 सिर्फ यहाँ तक याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई नंबर हो ना, वो बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ लास्ट डिजिट देख लो उसका। जैसे ये 20 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। 0 कहाँ पे आ रहा है? इवन की कैटेगरी में, तो ये 20 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं 11 की, इसका लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट 1 है, इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है? ऑड की। थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ, 32, लास्ट डिजिट क्या है? 2, और 2 कौन सा नंबर होता है? इवन, तो ये भी हमारी किसकी कैटेगरी में आ रहा है? इवन की। और लास्ट में बिल्कुल 21, अच्छा इसको 21 नहीं, चलो 23 कर लो ताकि फर्क पड़ जाता रहेगा। 3 आखिरी डिजिट है, तो 3 कहाँ पे आ रहा है? ऑड की कैटेगरी में, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? ऑड होगा। तो ये बात थी हमारी सेकेंड फैमिली विच इज ऑड एंड इवन नंबर्स। अच्छा, बस अभी हमारी लास्ट फैमिली है और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा, और वो है पीसी फैमिली। पीसी फैमिली में पी से प्राइम नंबर, सी से कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा प्राइम नंबर की डेफिनेशन में मैंने बड़ा शॉर्ट सा एक लिखा है, और वो लिखा है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और कॉम्पोजिट नंबर के मैंने आगे लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा देखो, मैथ्स में ना आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसका मतलब है 2 से ज्यादा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब है 2 से ज्यादा। अगर मैं बोलूँ लेस देन 2 फैक्टर्स, उसका मतलब है 2 से कम। तो 2 से कम क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से ज्यादा, तो वो फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 2 खुद नहीं आएगा। ये इंग्लिश पे ध्यान दिया करो। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। और प्राइम नंबर्स क्या है? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। अब ये मसला क्या है? इस मसले को हम लोग डील करने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं कल के टॉपिक पे, फैक्टर्स का। ठीक है, अब ये फैक्टर्स के टॉपिक से उसका क्या लिंक है? देखो, अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको मैं जरा कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट रुको। चलो, अब यहाँ पे अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें ना इस टेबल में से, तो देखो 2 ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये प्राइम होगा। ठीक है, अच्छा 3 के भी देखो 2 फैक्टर्स है, ये भी क्या होगा? प्राइम होगा। इसी तरह देखो, मुझे 5 के भी कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? 5 के भी 2 फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, तो 5 भी क्या होगा? प्राइम होगा। इसी तरह अगर हम आगे चलें और बात करें 7 की, तो 7 के भी मुझे कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं ना, वो क्या कहलाता है? प्राइम। अच्छा, कॉम्पोजिट क्या होता है? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो देखो यहाँ पे 4 के कितने फैक्टर थे? 3। तो इसका क्या होगा? मैं एक मिनट कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ। ये कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट। मैं COMP लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। तो ये हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह अगर हम और नंबर्स की बात करें, तो 8 भी क्या है हमारा? कॉम्पोजिट। 6 भी क्या है हमारा? कॉम्पोजिट। 9 भी क्या है हमारा? कॉम्पोजिट। और 10 भी क्या है हमारा? कॉम्पोजिट।
तो देखो, अब ये फैक्टर्स अगर तुम्हारे वीक है तो तुम्हें फिर प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर समझने में मसला होगा। अच्छा, एक और मसला भी है, और वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है, वो मैंने बहुत देखा है कि बच्चों को क्लास शुरू से ही ना ये पढ़ाते हुए आता है कि प्राइम वो नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में और वन के टेबल में आता है। अच्छा, इसमें इस बात में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुम वर्डिंग्स पे गौर करो तो वर्डिंग्स क्या है? वो नंबर जो कि अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, वो क्या कहलाता है? प्राइम। अब देखो, इसमें मसला क्या है? मसला ये कि अगर मैं इस उर्दू की डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ ना, तो मेरा वन भी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन देखो ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की डेफिनेशन बोलूं, वो क्या थी? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो देखो फिर नहीं होगा ये। और जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, वो इंग्लिश वाली है। वन जो है ना हमारा प्राइम है, ना हमारा वन कॉम्पोजिट है। वन ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। इसके अलावा जितने भी नंबर है, वन को एक्सक्लूड करके, जीरो और वन को एक्सक्लूड करके जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, या तो वो प्राइम होंगे या तो वो कॉम्पोजिट होंगे। अच्छा, अगर तो वो नंबर ऐसा है जिसके दो फैक्टर्स हैं, तो वो प्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। अगर वो नंबर ऐसा है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो वो कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गई है। अब जरा आ जाते हैं वापस डेफिनेशन। मैं नंबर्स देख देता हूँ यहाँ पे प्राइम वाले। ये नंबर्स भी याद कर लो तो बेहतर है, नहीं तो फिर इसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि हम प्राइम क्यों बोल रहे हैं और कॉम्पोजिट क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वाले हमारे सारे नंबर्स कौन से हैं? ये वाले सारे नंबर हमारे प्राइम है। अच्छा, कॉम्पोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिट वो है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो कि ये प्राइम के ऑपोजिट है। बस एक चीज ये याद रखना कि ऑपोजिट में वन को इंक्लूड ना कर देना। ठीक है, वन ना प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है। तो इसके अलावा जो नंबर है ना, जो ऊपर नहीं आए, वो नीचे आ जाएंगे। जैसे कि 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 18 और 20। अच्छा, मैंने 19 ऊपर नहीं लिखा था, मैं 19 लिखा हूँ ऊपर। ठीक है, ये 19 भी हमारा प्राइम होता है, और नीचे आ गया 20। अच्छा, अब ये इतने नंबर्स क्यों लिखे? अगेन वही बात है कि ये वाले जो नंबर है ना प्राइम के, ये याद कर लेना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये प्राइम है। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो हमारे कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा जो नंबर याद होने चाहिए वो है 97, 89, 83। अच्छा, ये क्यों लिखवाए मैंने? असल में पास पेपर के क्वेश्चन अब खोलोगे ना, भले आईजीसीएसई के हो भले ओ लेवल्स के हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो कहता है कि नंबर बिटवीन 90 टू 100 इसमें से कौन सा प्राइम है। तो वो तो अगर तुम कैलकुलेट करना बैठो तो बड़ी लंबी होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा ये होता है कि ये आप नंबर याद करके चले जाओ कि 97, 89 और 83 ये क्या है? ये प्राइम है। इसके अलावा जो होंगे वो कॉम्पोजिट होंगे। बीच में और प्राइम नंबर्स आते हैं, लेकिन उससे हमारा भी ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये नंबर्स याद कर लो तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलता है। क्वेश्चन पढ़ो। चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कॉम्पोजिट। हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर दिए हुए। एंड आई एम श्योर कि जब हम ये 7 क्वेश्चन करेंगे तो होपफुली सबको समझ आ जाएगी कि कौन से प्राइम होते हैं, कौन से कॉम्पोजिट हैं, और ढूंढने का तरीका क्या है। अच्छा, ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ये उन नंबर्स के लिए है जो कि आपके इन नंबर्स के बाद आते हैं, यानी 19 के बाद आते हैं। ऐसा समझ लो कि 20 के बाद वाले नंबर्स के लिए। उससे पहले लगाओगे तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। लेकिन ना करो तो बेहतर है, इनको याद कर लेना। बाकी अब जो 20 से बड़े नंबर्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो देख लो। सबसे पहला स्टेप, कभी भी ये नंबर को देख रहे हो कि प्राइम है या कॉम्पोजिट, उसका लास्ट डिजिट देखो। अगर तो उसका लास्ट डिजिट इवन है, यानी 0,
2, 4, 6, 8। अगर इसमें से एक भी नंबर है ना लास्ट डिजिट में, तो वो नंबर डायरेक्टली कॉम्पोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन अगर देखो 24, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, विच इज एन इवन नंबर। तो हम विदाउट एनी कैलकुलेशन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। अच्छा, इसी तरह सिर्फ इवन ही नहीं, आपके इवन नंबर हो या 5 हो, यानी अब देखो 0, 2, 4, 6, 8 या 5, अगर इनमें से एक भी डिजिट लास्ट में है ना, तो हम बोल देते हैं कि वो कॉम्पोजिट है। जैसे कि 35, अब 35 का लास्ट डिजिट क्या है 5, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल देंगे कि क्या है नंबर हमारा, ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगेन देखो वजह क्या है, अगर मैं 35 को डिवाइडेड बाय 5 करूं, आंसर आएगा 7। तो इसके बैठे बिठाए चार फैक्टर तो यही बन गए, एक 1, एक 5, एक 7 और एक 35। और भी होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन चार फैक्टर तो यही हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्या हो, प्राइम। ये था पहला स्टेप। लेट्स से कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो ना तो इवन है और ना वो 5 है, अब क्या करें। अब देखो सबसे पहले, अभी हम पीछे एक फैमिली पढ़ के आए, SC फैमिली, स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स। तो सबसे पहले काम ये करना है कि आपके जो नंबर्स है ना, इनसे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करो। जैसे 33 है, अब 33 से बड़ा जो एक नंबर आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर, वो आएगा 36। ठीक है, देखो गौर से सुनना, क्या स्टेप है, सबसे पहले आखिरी डिजिट देख लो, अगर तो इवन है या 5 है तो वो सीधा सीधा कॉम्पोजिट हो जाता है। लेकिन अगर वो नंबर ना तो इवन है ना वो 5 है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये करोगे कि जो आपको नंबर देखना है ना, इससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिफाई करोगे, और इस 33 के केस में इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब ये 36 बना क्यों, ये 36 बना 6 के स्क्वायर की वजह से। ये असल में ना हमने इस 6 में पहुंचना था। अब काम ये है कि जब इस 6 में पहुंच जाओ ना, तो इस 6 से छोटे प्राइम नंबर्स देखो कौन से आते हैं, वो आते हैं 2, 3 एंड 5। बस अब काम ये करना है कि जो 33 है ना, इसको एक एक दफा इससे डिवाइड करके देख लो। जैसे 33 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर आपका आएगा डेसिमल में। और वो आंसर क्या होता है मैं वो भी लिख देता हूँ, 33 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 16.5। अच्छा, अगर मैं 33 डिवाइडेड बाय 3 करूं, आंसर आएगा 11। और अगर मैं 33 डिवाइडेड बाय 5 करूं, आंसर आएगा, आंसर देख लेते हैं क्या आएगा, आई थिंक 6.6। हाँ, आंसर आएगा 6.6। हमने डिवाइड क्यों किया, देखो हम डिवाइड ये करना इस वजह से चाह रहे थे कि अगर तो ये हमारा 33 इनमें से एक नंबर से भी डिवाइड हो गया है ना, तो इसका मतलब उसके दो से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 33 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो गया था, इसका मतलब 33 के चार फैक्टर तो हमें यही दिख रहे हैं, एक 1 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 11 है और 33 है। तो चार फैक्टर जब हो गए तो ये सीधा सीधा क्या बन गया होगा, ये सीधा सीधा कॉम्पोजिट बन गया होगा। जहां पे भी एक नंबर से डिवाइड हो गया हमारा, तो वो क्या बन जाता है, कॉम्पोजिट। अच्छा, फिर ये बाकी की वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये देख लो कि अगर डिवाइड हो रहा है तो बोल दो कॉम्पोजिट है, अगर नहीं हो रहा तो बोल दो प्राइम। आगे चलता है, 91, 91 से बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर 100 होता है। 100 किसकी वजह से बना है, 10 के स्क्वायर की वजह से। अच्छा, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या हैं, 10 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 एंड 7। अब ये जो नंबर है ना हमारा 91 का, इसको इन नंबर से डिवाइड कर दो। तो 91 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आंसर देख लेना डेसिमल में आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 91 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, आंसर डेसिमल में आएगा। 91 डिवाइड बाय 5 करोगे, आंसर डेसिमल में आएगा। लेकिन जहां पे 91 डिवाइडेड बाय 7 किया, आंसर आ जाएगा 13। इसका मतलब
क्या हो गया ये नंबर हमारा कॉम्पोजिट हो गया, क्योंकि इसके बैठे बैठाए 4 फैक्टर तो यही बन गए। एक हो गया 91 खुद, एक हो गया नंबर 1, एक हो गया नंबर 13 और एक हो गया नंबर 7। तो 4 फैक्टर हमारे यही हुए, और जहां पे 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट। इसको कॉपी कर लेते हैं। सही है, आगे आ जाओ। 119, 119 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर सोचो, ठीक है। वो क्या आता है, 121। 121 किसकी वजह से बना है, 121 बना है 11 के स्क्वायर की वजह से। और 11 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 11 खुद एक प्राइम नंबर है। तो हमने काम करना है कि अब ये जो 119 है ना, इसको इन सब नंबर से एक एक दफा डिवाइड करके हम देखेंगे। तो अब कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर में 119 को डिवाइडेड बाय 2 करो, तो आंसर जो है ना हमारा डेसिमल में आएगा। अब मैं लिखवा भी नहीं रहा, अब से सुन लो भी। 119 को जब डिवाइड बाय 2 करोगे आंसर आएगा डेसिमल में। 119 को डिवाइड बाय 3 करोगे आंसर आएगा डेसिमल में। 119 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे आंसर आएगा डेसिमल में। लेकिन जहां पे 119 को डिवाइड बाय 7 करोगे आंसर आ जाएगा 70। और हमें पता है कि जहां पे भी हमारा नंबर जिसको हमें चेक करना है कि प्राइम है या कॉम्पोजिट, वो अगर एक भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया तो उसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर हमारा क्या है, कॉम्पोजिट। ठीक है, अब बस लास्ट के 2 क्वेश्चन करने और फिर हम लोग क्लास ऑफ करेंगे। 169, 169 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 169 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का। तो अब प्राइम नंबर्स देखो, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 30। अब देखो कैलकुलेटर में ना तुम लोगों ने ये काम करना है, 169 को पहले डिवाइड बाय 2 करना, देख लेना आंसर डेसिमल में आएगा। फिर 169 को डिवाइड बाय 3 करना, आंसर डेसिमल में आएगा। 169 को डिवाइड बाय 5 करना, डेसिमल में आएगा। डिवाइड बाय 7 करना, आंसर डेसिमल में आएगा। डिवाइड बाय 11 करना, आंसर डेसिमल में आएगा। लेकिन जहां पे 13 से डिवाइड करोगे ना, 169 डिवाइडेड बाय 13, आंसर आपका 13 ही आएगा। तो जहां पे हमारा नंबर डिवाइड हो जाता है वो सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, वो नंबर हमारा क्या है, कॉम्पोजिट। अच्छा, अब यहां से एक और बात समझो, हमारे जितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, हमारे जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, वो हमेशा कॉम्पोजिट होता है। इसकी मैं वजह समझाता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं इसको टेबल फॉर्म में कर लूँ। चलो, क्या बात बोली मैंने कि हमारे जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं या स्क्वायर नंबर जो है हमारे, वो हमेशा कॉम्पोजिट होता है। वजह क्या है यार, देखो अगर मैं 121 की बात करूं, 121 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 121 डिवाइड बाय 11 करूंगा ना, आंसर क्या आएगा, 11। तो बैठे बिठाए यहाँ पे 3 फैक्टर्स तो इसके यही हो गए, एक 1 हुआ, एक 11 हुआ, एक 121 हुआ। तो प्राइम की कैटेगरी से हट गया ना। तो भले आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, भले आपका परफेक्ट क्यूब हो, ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा आपके कॉम्पोजिट नंबर होंगे। यानी अब देखो सारी चीजें छोड़ दो, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो हो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब, तो ये जो आगे हमने पूरे 3 स्टेप किए ना हर क्वेश्चन में, ये करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैं सिंपली अभी पूछ लूंगा 49 कॉम्पोजिट है या प्राइम, हम सीधा सीधा बोल देंगे ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि इसके बैठे बिठाए 3 फैक्टर हो गए, 1, 7 और 49। तो ये कैसे ही कॉम्पोजिट हो, कैसे ही प्राइम हो सकता है ना ये। तो ये चीज याद रखिए। अब बस एक लास्ट नंबर है और वो है 191। अब 191 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हमारा होता है 196। ठीक है, 191 से बड़ा हम अब देखेंगे कि 14 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो हमारे 14 से छोटे प्राइम नंबर हमारे आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 30। ठीक है, अब सिंपली यार कैलकुलेटर हाथ में रखो, 191 को डिवाइड करो
2 से, फिर करो 3 से, फिर करो 5, 7, 11, 13, सबसे कर ले, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कम होते हैं तो मैं सबकी अब इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये आप लोगों का खुद का काम है। आपने इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर में रख के डिवाइड करना है 191 से। सारे जितने भी आंसर है 100%, 101% हमारे आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहे होंगे। मैंने रीजन लिख दिया। अब देखो रीजन में क्या लिखा है मैंने, 191 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ना ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से।